अस्सलाम वालेकुम। प्रोग्राम नाइट एडिशन में हम आपको खुशामदीद कहते हैं। नाजरीन, मुस्लिम लीग नून का एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया कन्फ्यूजन का शिकार दिखाई देता है। एक तरफ ऑल पार्टीज कॉन्फ्रेंस में मियां नवाज शरीफ की जानिब से कहा गया कि हमारा मुकाबला इमरान खान से नहीं है, हमारी जद्दोजहद इमरान खान को लाने वालों के खिलाफ है। मियां नवाज शरीफ की जानिब से इस्टेब्लिशमेंट को तनकीद का निशाना बनाया गया था। महसूस यही हुआ कि एक तवील वक्फे के बाद नज़रियाती नवाज शरीफ खामोशी तोड़कर इस्टेब्लिशमेंट के खिलाफ भरपूर मज़ाहमत के लिए तैयार है। ये तासुर उस दिन उभरा, मगर APC के बाद फिर कुछ खबरें इस किस्म की सामने आई कि मुस्लिम लीग नून के अरकान की आर्मी चीफ से 2 मुलाकातें हुई हैं। इन मुलाकातों के हवाले से गुज़श्ता रोज़ मरीम नवाज़ की जानिब से ये दावा किया गया था कि किसी ने नवाज शरीफ के किसी नुमाइंदे ने आर्मी चीफ से कोई मुलाकात नहीं की। गिलगित बल्तिस्तान को सूबा बनाने के हवाले से सियासी रहनुमाओं की आर्मी चीफ से मुलाकात पर मरीम नवाज़ का कहना था कि गिलगित बल्तिस्तान इशू जो है ये सियासी है, फैसले पार्लियामेंट में होने चाहिए, GHQ में नहीं होने चाहिए। ना इन इशूज़ को पर सियासी क़यादत को बुलाना चाहिए, ना सियासी क़यादत को जाना चाहिए। जिसने इन मसाइल पर बात करनी है वो पार्लियामेंट में आए। फिर मरीम नवाज़ के इस बयान के बाद एक TV इंटरव्यू के दौरान DG ISPR का एक बयान सामने आया, जिसमें लीगी रहनुमा के हवाले से उनका कहना था कि चीफ ऑफ आर्मी स्टाफ से मोहम्मद ज़ुबैर ने 2 मरतबा मुलाकात की है। एक मुलाकात अगस्त के आखिरी हफ्ते, दूसरी मुलाकात 7 सितंबर को ही। दोनों मुलाकातें उनकी दरख्वास्त पर हुई, मतलब कि मोहम्मद ज़ुबैर की दरख्वास्त पर हुई, और उनमें DG ISI भी मौजूद थे। दोनों मुलाकातों में उन्होंने मरीम नवाज़ और नवाज शरीफ साहब से मुतालिक बात की। दोनों मुलाकातें इसी हवाले से थी। इन मुलाकातों में आर्मी चीफ ने यह वाज़े किया कि उनके कानूनी मसाइल पाकिस्तान की अदालतों में हल होंगे और सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे और फौज को इन मामलात से दूर रखा जाए। DG ISPR के इस बयान के बाद एक मरतबा फिर यह तासुर नुमाया हुआ कि शायद नवाज शरीफ की किसी सतह पर स्टैब्लिशमेंट से कोई डील चल रही है और एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिया महज अपोजिशन को सिर्फ इस्तेमाल करने के लिए अपनाया जा रहा है। तारीख ये बताती है कि माजी में भी शरीफ खानदान परवेज़ मुशर्रफ से डील करके जद्दा रवाना हुआ था। ये तासुर भी पाया जाता है कि इमरान खान की हुकूमत के खिलाफ मौलाना फजलुर रहमान के धरने ने नवाज शरीफ को लंदन पहुंचाने में बहुत अहम किरदार अदा किया था। ये तासुर भी आज जो है ना तक़वियत इसको भी मिलती है। मगर आज नवाज शरीफ के लहजे में तलखी की असल वजह मरीम नवाज़ को बैरून मुल्क जाने की इजाज़त ना देना और शरीफ ख़ानदान के मुकदमात में तेज़ी को ही करार दिया जा रहा है। अब सवाल ये है कि क्या अपोजिशन के तमाम बड़े रहनुमा एंटी स्टैब्लिशमेंट का नारा लगाकर उसी स्टैब्लिशमेंट से अंदरूने खाना किसी किस्म की डील की कोशिशें कर रहे हैं, क्योंकि ये तासुर पाया जा रहा है। क्या अपोजिशन की सब जमातें एक दूसरे के साथ डबल गेम कर रही हैं? ताहम आज नवाज शरीफ साहब की जानिब से ट्विटर पर एक पैगाम दिया गया है कि हालिया वाक़यात से एक बार फिर साबित होता है कि किस तरह बाज़ मुलाकातें 7 पर्दों में छुपी रहती हैं और किस तरह बाज़ मुलाकातों की तशहीर करके मर्जी के मायने पहनाए जाते हैं। ये खेल अब बंद हो जाना चाहिए। आज मैं अपनी जमात को देता हूँ, हिदायत जारी कर रहा हूँ कि आईने पाकिस्तान के तकाज़ों और ख़ुद मुसल्लह अफ़वाज को अपने हलफ की पासदारी याद कराने के लिए आइंदा हमारी जमात का कोई रुकन इनफरादी, जमाती या ज़ाती सतह पर अस्कर और मुतल्लिका एजेंसीज़ के नुमाइंदों से कोई मुलाकात नहीं करेगा। नवाज शरीफ ने मज़ीद ये भी कहा कि कौमी दिफा और आइनी तकाज़ों के लिए ज़रूरी हुआ तो जमाती क़यादत की मंजूरी के साथ ऐसी हर मुलाकात एलानिया तौर पर होगी और इसे खुफिया नहीं रखा जाएगा। सवाल ये है कि क्या नवाज शरीफ के इस इक़दाम से उनके एंटी स्टैब्लिशमेंट बयानिए को तक़वियत मिल सकेगी? सवाल ये भी है कि क्यों आर्मी चीफ से मुलाकात को डील से ही तशबीह दी जाती है? सवाल तो ये भी अहम है कि क्या अपोजिशन की तमाम जमातें इस्टेब्लिशमेंट की हिमायत चाहती हैं? इस सब पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया खुर्रम दस्तगीर साहब आपका। कल से जो सारी एपिसोड चल रही है आर्मी चीफ से मोहम्मद ज़ुबैर साहब की 2 मुलाकातें, उसके बाद DG ISPR की वजाहत और वाज़े अल्फाज में ये कहना कि ये मुलाकातें जो थीं ये मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से थीं। उसके बाद अब ये कहा जा रहा है कि मुस्लिम लीग नून को सामने आकर इसकी वजाहत देनी चाहिए क्योंकि मोहम्मद ज़ुबैर साहब के मौक़िफ़ में कोई वज़न नहीं है, कोई जान नहीं है कि ये मुलाकातें उनकी ज़ाती हैसियत में मुलाकातें थीं। तो इससे ये भी तासुर उभर रहा है कि हुकूमत जिस खुफिया NRO की बार बार बात करती थी कि ये मुस्लिम लीग नून वाले जो हैं वो NRO चाहते हैं, रिलीफ चाहते हैं अदालतों से, इसीलिए प्रेशराइज करते हैं, तो ये तासुर और उस मौक़िफ़ को मज़ीद तक़वियत मिलती है। इसलिए ज़रूरी हो गया है कि मुस्लिम लीग नून इस सारे मामले पर आकर वजाहत दे। क्या कहेंगे आप?
ये अब चूंकि एक मियां नवाज शरीफ की जो एक तारीखी तकरीर हुई है, उसके बाद बहुत सारे जो रियासत के तजादात हैं कि पाकिस्तान में फिल आइन हुकूमत कोई और है और फिल वाकई हुकूमत कोई और है, ये तजादात अब खुलकर सामने आएंगे और ये डिस्कशन होगी कि भाई अगर हुकूमत ऐसी है जो अब इमरान खान साहब के जाती बोगस की वजह से या उनके अंदर वो वसीउल कल्बी और वसीउल नजरी नहीं है कि वो अपोजिशन से बात कर सके, तो ये काम फिर आर्मी चीफ को बार बार करना पड़ रहा है। ये एक दफा नहीं हुआ और अभी बहुत सारी बातें आने वाले दिनों में आएंगी, क्योंकि ये एक जो हाइब्रिड निजाम है जिसमें आधा एक आमिराना कट्टा है और आधी सियासी मुर्गी है, ये नहीं चल सकता और नहीं चल रहा। और हमने ये देखा है कि बार बार इशूज के ऊपर बड़े सीरियस मामला उठते हैं। तो ये जो मुलाकात, मैं इस पर हैरान हूं कि ये क्यों इतना बड़ा इशू है, क्योंकि मुलाकातें हुई हैं और अगर ये हुकूमत इसी तरह मफरूर और मफलूज रही तो आइंदा भी मुलाकातें होंगी, क्योंकि पाकिस्तान को जहां भी कोई इशू उठेगा, अभी देखिए ना दोबारा से जो तहरीके तालिबान पाकिस्तान है उसके ग्रुप इकट्ठे हो रहे, अगर दहशतगर्दी का मामला उठता है तो कौन कन्वीन करेगा? कौमी सलामती के इश्यूज पर मुलाकातें बिल्कुल होनी चाहिए, कोई हर्ज नहीं है। तमाम अपोजिशन ने, ज़ाहिर है अस्करी क़यादत ने, हुकूमत का इन मामलात पर एक पेज पर इकट्ठा होना ही ये मुल्क की सलामती के लिए बेहतर है, अच्छी बात है। लेकिन इस वक्त जो तनकीद जिस चीज़ पर हो रही है वो ये हो रही है कि ज़ुबैर साहब जिस हैसियत में मिले वो नवाज शरीफ साहब के पैगाम रसां की हैसियत से मिले और उनके रिलीफ के लिए मिले। इसीलिए हुकूमत आज भी ये कहने पर मजबूर है कि भाई आप लोग तो NRO मांग रहे थे और ये मुलाकातों ने साबित कर दिया कि आप लोग नवाज शरीफ के लिए और मरीम बीबी के लिए रिलीफ मांगने गए थे। अगर किसी भी किस्म की रियायत मांगी होती तो उस तरह की एक तकरीर ना होती जो मियां नवाज शरीफ ने 20 सितंबर को की है APC में। चले उसका भी सुन ले। कहते हैं वो तकरीर भी उसी इनकार का रद्द-ए-अमल था। वो अपने माजी से फरार हासिल नहीं किया, उन्होंने खुलकर ये कहा है कि अगर 21वीं सदी में पाकिस्तान ने आगे जाना है तो उसका एक ही तरीका है कि आइन के ऊपर कारबंद होकर चला जाए। ये किसी एक इदारे के खिलाफ नहीं है। बात यह है कि पाकिस्तान का जो निजाम है वो आइन ये कहता है कि मुंतखब नुमाइंदों के हाथ में इक्तदार आला होगा। ये आज एक फेरी है, हमने इसकी तरफ जिद्दोजहद करके वहां तक पहुंचना है ताकि वो जो ख्वाब है जमहूरी पाकिस्तान का वो ताबीर बन सके। खुर्रम दस्तगीर साहब, जो तकरीर 20 सितंबर की नवाज शरीफ साहब की तकरीर की बात कर रहे हैं, तो अब तो वाज़े लग रहा है, साफ लग रहा है कि वो तकरीर रिएक्शन था उस मुलाकात में नाकामी का कह लें, या जो आर्मी चीफ ने कहा कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे, जो सियासी मसाइल हैं पार्लियामेंट में हल होंगे, जो वाज़े एक जवाब था। अगर रिलीफ मांगने गए तो जो तासुर मिल रहा है, तो ये जिस तकरीर की आप बात कर रहे हैं, कहा जा रहा है, वो तो बिल्कुल अब एक साबित हो गया ना, वो तो वाज़े हो गया कि रिएक्शन था नवाज शरीफ साहब का, जो एक बयानिया उन्होंने एंटी एस्टैब्लिशमेंट लिया अपनी तकरीर में। आपकी अपनी एक राय है, मैं उसका एहतराम करता हूँ, लेकिन ये उन्होंने ये फरमाया कि सियासी मामला पार्लियामान में हल होने चाहिए। हाँ जी। लेकिन जो 16 तारीख को मीटिंग हुई वो पार्लियामान में तो नहीं हुई ना। बिलाखिर आर्मी चीफ को ये इनिशिएटिव खुद उठाना पड़ गया कि उनको तमाम सियासी जमातों को बुलाना पड़ा, क्योंकि गिलगित बल्तिस्तान का मामला बड़ा संजीदा है। वहाँ 15 नवंबर को इलेक्शन भी होने वाले हैं, वहाँ उसकी जो आईनी हैसियत का इशू जो है वो उठ गया है और इस पर बड़ी गुफ्तगू होनी चाहिए, आपके प्रोग्राम में भी होनी चाहिए कि क्या अगर उसको 5वां सूबा बनाया जाता है तो क्या इससे हमारा जो कश्मीर कॉज है उस पर कितना फर्क पड़ेगा। ये सारे मामला ऐसे हैं जो जिसके ऊपर देखिए ना, ये मैं यही तो कहता हूँ कि ये कहना हम सब के लिए, सियासी जमातों के लिए भी बहुत आसान है, हम कहते हैं, और ये असूल की बात करनी चाहिए कि भाई जो सियासी मामला है वो पार्लियामान में हल हो। लेकिन 16 तारीख को पार्लियामान में हल नहीं हुए ना, तो कहीं ना कहीं असल जो मैं फिर दोहराऊंगा अपनी जो जहां से मैंने शुरू किया था कि असल खला वो मफलूजपन है जिसका ये PTI की हुकूमत इस वक्त जिसको ये मर्ज़नाक है कि वो अपोजिशन से बात ना करके उन्होंने पाकिस्तान की सारी हाकमियत को एक जगह पर उसमें दरारें डाल दी हैं। और अब आर्मी चीफ को बार बार स्टेप इन करना पड़ा है कि वो जो कौमी सलामती के मामलात हैं, जो दूसरे सीरियस इशूज हैं, उन पर बात करें। इसलिए मैंने कहा भी आने वाले इशू दिनों में PTM का मसला उठेगा, तहरीके तालिबान पाकिस्तान का मसला उठेगा, बलूचिस्तान के मसले उठेंगे। इन सारे मसलों पर अगर हुकूमत अपोजिशन से बात करने के लिए तैयार नहीं है
तो कहीं ना कहीं जहां फिल वाकई इक़्तिदार है फिर उनको बात तो करनी पड़ेगी। खुर्रम दस्तगीर साहब, 20 सितंबर का जो बयानिया एक सामने आया, बड़ा खुलकर बड़े वाज़े अल्फाज में जो नवाज शरीफ साहब ने एंटी एस्टेब्लिशमेंट एक अपना जो अंदाज था उनका नज़र आया, जो एक रोल था उनका, वो पता चला कि वो क्या करने जा रहे हैं मुस्तकबिल की सियासत में। आज भी आप लोग उस पर कायम है, क्योंकि कहा जा रहा है कि एक तरफ मुलाकातें होती हैं, दूसरी तरफ एंटी एस्टेब्लिशमेंट बयानिया देकर आप अपनी पार्टी के साथ ही डबल गेम करते हैं। नहीं, देखिए, मियां नवाज शरीफ की तकरीर अपनी जगह पर है, लेकिन उससे अहम बात यह है कि वो तकरीर जो है वो 11 जमातों का मुतफिका 26 नुकाती इलामिया बनकर सामने आया। और उसमें सिर्फ ये बात नहीं है कि जी जो है यहाँ इंटरवेंशन ही होनी चाहिए, उसमें बलोचिस्तान की बात की गई है, उसमें पाकिस्तान में मिसिंग पर्सन्स की बात की गई है, उसमें पाकिस्तान में आज़ादी इज़हार के ऊपर जो कदगन है उस पर बात की गई है। तो मियां नवाज शरीफ की तकरीर तो एक पार्टी के कायद का बयानिया था, लेकिन आई थिंक उससे ज्यादा अहम जो है इस वक्त वो 11 जमातों का 26 नुकाती एलामिया है जो APC के आखिर में इशू हुआ, उसी को बार बार देखना चाहिए और उस पर गौर करना चाहिए कि यहां तक अगर हालात पहुंचे हैं कि वो बातें जो हम ड्राइंग रूमों में या अब कभी दबे अल्फाज में किया करते थे, अब वो 11 जमातों को खुलकर इन राइटिंग करनी पड़ गई है। आप नहीं समझते जो बुनियाद में एक बहुत बड़ा मसला बन गया, लेकिन मेरे ख्याल में अब ये मामला में खुलकर सबको बात करनी पड़ेगी कि जो भी मुलाकात करे वो आकर बताएगी जब मुलाकात की है, और हमें मानना पड़ेगा कि फिल वाकई इक़्तिदार जो है वो इस वक्त सियासी हुकूमत के पास नहीं है। बहुत बहुत शुक्रिया आपका, बहुत शुक्रिया। मुस्लिम लीग नून के सीनियर रहनुमा खुर्रम दस्तगीर साहब मेरे साथ। मुझे प्रोग्राम में नाज़रीन एक ब्रेक लेनी, वापस आते हैं छोटे से वक्फे के बाद। मुझे ज्वाइन किया है सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया सलीम साफ़ी साहब आपका। सलीम साफ़ी साहब, कल DGI-SPR की वजाहत के बाद के मोहम्मद ज़ुबैर ने 2 मुलाकातें की, दोनों मरीम नवाज़ और नवाज़ शरीफ साहब के हवाले से थी। उसके बाद हमने APC में मियां नवाज़ शरीफ साहब का जो रवैया था एंटी इस्टेब्लिशमेंट, जिसमें वाज़े अल्फाज में उन्होंने कहा कि हमारी लड़ाई इमरान खान से नहीं, इमरान खान को लाने वालों के ख़िलाफ़ उनकी जदोजहद है। आपको लगता है कि सारा जो रिएक्शन था वो उस मुलाकात के बाद इसलिए था क्योंकि आर्मी चीफ ने वाज़े कर दिया था कि कानूनी मसाइल अदालतों में हल होंगे, सियासी मसाइल पार्लियामेंट में हल होंगे? तो क्या इससे यही तासुर मजबूत होता है कि जो ज़ुबैर साहब की मुलाकात थी वो मियां नवाज शरीफ और मरियम बीबी के रिलीफ के लिए मुलाकात थी? नहीं, मेरे ख्याल में ये जो पिछले 2 सालों में जो कोशिश होती रही मुस्लिम लीग नून की तरफ से इस्टेब्लिशमेंट के साथ अपने ताल्लुकात को बेहतर करने की, ये हम कह सकते हैं कि शायद वो कोशिशें एक टर्निंग पॉइंट तक पहुंच गई। और ये मुलाकात अगर हुई हो, इस तरीके से हुई हो, तो शायद उसका फीडबैक जो है वो शरीफ बरादरान के लिए और बिलखुसूस नवाज शरीफ साहब के लिए एक मायूसी का बाइस बना हो। लेकिन जो उनका ट्रैक रिकॉर्ड है उसकी बुनियाद पे मैं अब भी इस चैप्टर को क्लोज नहीं समझता। और माजी में भी हमने मुस्लिम लीग नून को इसी तरह मुख्तलिफ इंतहाओं पे आते जाते हुए देखा है। साफ़ी साहब, जो हुकूमत एक बयानिया लेकर चलती है अपोजिशन के हवाले से, ख़ासतौर मुस्लिम लीग नून को लेके कि ये खुफिया NRO मांगते हैं, तो इस मुलाकात के बाद क्या हुकूमत का ये जो बयानिया है इसको तक़वियत मिलती है? नहीं, एक तो ये है कि हुकूमत तो ये कहती है ना कि इमरान खान तो कहते कि मुझसे NRO मांग रहे हैं, तो ये तो पता चल गया कि ना वो NRO देने की सलाहियत रखते हैं और ना NRO उनसे मांगा जा रहा है। और इसमें तो कोई शक नहीं है कि पीपल्स पार्टी हो या नून लीग हो, वो इस दौरान NRO मांगती रही है। लेकिन झूठ उसमें हुकूमत की तरफ से ये कि हुकूमत तो ये तासुर देती है कि जैसे हमसे मांगा जा रहा है। फिर अभी देखें, आज मैंने एक ट्वीट भी किया है कि इस मुल्क की बदकिस्मती देख लीजिए कि पिछले 2 सालों में
अपोजिशन की तरफ से और बिलखसूस इन दो बड़ी जमातों की तरफ से मुसलसल ये कोशिश की जा रही है, माफ़ी तलाफ़ी की कोशिश की जा रही है और वादे वईद किए जा रहे हैं कि उनके इस्टेब्लिशमेंट के साथ ताल्लुकात बेहतर हो जाएं। और ये इस मुल्क की बदकिस्मती देख लीजिए कि पीटीआई की और हुकूमत की इन 2 सालों में मुसलसल ये कोशिश रही है कि वो अपोजिशन को और इस्टेब्लिशमेंट को या इदारों को लड़ा दे। हालांकि दुनिया में हुकूमतों का यही काम होता है, क्योंकि हुकूमतें वो अपने कौमी इदारों के लिए ढाल की हैसियत रखती हैं। वैसे तो हर शहरी को अपने इदारों के लिए ढाल बनना चाहिए, लेकिन ये वाहिद हुकूमत है जिसको अपनी सर्वाइवल इस बात में नज़र आ रहा है कि वो अपोजिशन और बिलखसूस इन 2 पार्टियों को अपने रियासती इदारों से लड़ा दे। उनको ताने दिए जा रहे हैं कि जवाब में अपोजिशन वाले भी बोलें। अब अगर इधर से ये ताना ना दिया जाता तो जुबैर ना बोलते, आज मौलाना को ताना दिया गया है, कल मौलाना बोल लेंगे जवाब में वो अपनी सफाई में। तो ये तो एक हुकूमत की तरफ से एक शऊरी कोशिश नज़र आ रही है अपने इदारों और अपने अपोजिशन की पार्टियों को लड़ाने की। हालांकि जो फौज होती है वो सिर्फ हुकूमत की नहीं होती, वो मुल्क के हर शहरी की फौज है। सही। अदलिया है तो वो मुल्क के हर शहरी की अदलिया है। तो हुकूमत की तो कोशिश ये होनी चाहिए, ये हमने तारीख में पहली मर्तबा देखा है कि हुकूमत, माजी में आपने देखा होगा कि कई मर्तबा यूसुफ रजा गिलानी जैसे वजीर आजम ने भी उठ के अपोजिशन को और मिलिट्री लीडरशिप को आमने सामने बिठाया है नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज पे। इसी तरह ये हमने नवाज शरीफ के दौर में भी देखा कि जब APS हो गया या बाकी, तो उन्होंने इमरान खान साहब को और इस तरह के बाकी लोगों को और मिलिट्रीशिप को आमने सामने बिठा। कहने का मतलब है कि शेख रशीद साहब से ये जानबूझ के लीक करवाया गया है। अगर ये मुलाकात जो पार्लिमानी रहनुमाओं की भी गिलगित बल्तिस्तान के हवाले से हुई, ऑल्दो इसमें और भी मौजू जो थे ज़ेर बहस आए, नैब को लेकर, कानूनी कार्रवाइयों को लेकर उन तहफ़्फ़ुज़ात का भी इज़हार किया गया। अगर ये सब कुछ इतना सीक्रेट था, खुफिया था, तो फिर शेख रशीद साहब से क्यों लीक करवाया गया, फिर क्यों इसको खुफिया नहीं रखा गया? और अगर ये सब कुछ खुफिया नहीं था तो फिर तो तमाम पार्टियों को चाहिए था कि अपने अपने प्लेटफॉर्म से आकर मीडिया में आकर डिस्क्लोज कर देते। नहीं, देखें, एक तो पहली बात यह कि मैं इस चीज़ पे हैरान हूँ कि पाकिस्तान की सियासत और सहाफत में इसको इतना बड़ा इशू क्यों बना दिया गया है। आपकी फ़ौज है और वो फ़ौज वो सिर्फ शेख रशीद और इमरान खान की फ़ौज नहीं है, वो फ़ौज मौलाना फजलुर रहमान की भी फ़ौज है, वो सिराजुल हक साहब की भी फ़ौज है, वो महमूद खान चकजई की भी फ़ौज है, वो असफंदियार वली खान की भी फ़ौज है, वो पख्तून की भी फ़ौज है, वो बलोच की भी फ़ौज है, वो सिंधी की भी फ़ौज है, वो गिलगित बल्तिस्तान वाले की भी फ़ौज है, वो कश्मीरी की भी फ़ौज है। तो अगर उनके नुमाइंदे उनसे मिलते हैं और फिर वो नेशनल सिक्योरिटी के इश्यूज़ पे, तो इसमें कबाहत क्या है, इसमें जुर्म क्या है? और हम क्यों इस हकीकत से आंखें चुरा लेते हैं कि पाकिस्तान एक नेशनल सिक्योरिटी स्टेट है? और क्या जब खुद ये लोग अपोजिशन में थे, अगर उन्होंने जाके उधर खलवत में अपने लिए कोई रियायत मांगी है, तो इमरान खान साहब तो हज़ारों कैमरों के सामने जो रोज़ाना एम्पायर को बुलाते थे, वो क्या था? वो और हज़ारों कैमरों के सामने आपको उस दिन की वो खुशी उनकी याद नहीं है? कितने खुश हो रहे थे कि जब उस वक़्त जनरल राहील शरीफ साहब ने उनको बुला दिया था। तो मेरे ख्याल में इस मामले में कोई भी एक्सक्लूडेड नहीं है। साफी साहब, आप देखें ना कि आप अपनी पार्टी के लोगों के साथ क्या कर रहे हैं। आप अपनी पार्टी में डबल गेम कर रहे हैं, 2 बयानिए लेकर चल रहे हैं। या तो आप ऑपोजिशन के साथ जो है ना वो डबल गेम कर रहे हैं, एक तरफ आप अपनी तकरीर में एंटी एस्टेब्लिशमेंट का नारा लगाते हैं कि हमारी लड़ाई उनके खिलाफ है जो इमरान खान को लेकर आए हैं, दूसरी तरफ आप खुफिया मुलाकातें करते हैं, फिर उसको मानते भी नहीं है। तो आप उस दिन की तकरीर में देख लें शहबाज शरीफ साहब की बॉडी लैंग्वेज क्या थी। ज़ाहिर है जो मुलाकातें हुई हैं, आपको क्या लगता है कि नवाज शरीफ साहब को उन्होंने अपने भाई को बताया नहीं होगा? सब बताया होगा, लेकिन उसके बावजूद भी उस दिन शहबाज शरीफ साहब परेशान लग रहे थे नवाज शरीफ साहब के बयानिए को लेकर। तो ये बात तो माननी पड़ेगी कि मुस्लिम लीग नून ही चाहे ऑपोजिशन के साथ या अपनी पार्टी के साथ डबल गेम खेल रही है। देखिए, इसी डबल गेम ने
और इन्हीं हरकतों ने मुस्लिम लीग नून को इस अंजाम तक पहुंचा दिया। हाँ। मसलन मैंने उस रोज़ भी लिखा था कि बदकिस्मती ये है कि मुल्क है पाकिस्तान, तुम्हारी पार्टी है मुस्लिम लीग नून, तुमने अब सियासत में अपना जानशीन बतौर सदर बनाया हुआ है जनाब शहबाज शरीफ साहब को, और दूसरी तरफ तुम रातों रात तय्यबुर्दगान बनना चाहते हो। तो ये इक़्तिदार में भी मियां नवाज शरीफ साहब ने ये गलती की और आज भी उसने इस गलती को रिपीट किया। यानी इंसान अपने लोगों को और अपने वर्कर्स को और अपनी सलाहियत और इस्तेदाद को देख के बात करता है। और फिर दूसरी भी, हम भी तो आधा सच बोलते हैं ना। आधा सच हम यूँ बोलते हैं कि क्या अभी ये पिछले 6-7 महीने कोई डील नहीं चल रहा था जिसके तहत मियां नवाज शरीफ साहब बाहर चले गए और जिसके तहत मरियम नवाज साहबा खामोश थी, उनका ट्विटर भी खामोश था। तो बात तो कहीं से बनी हुई थी ना, अब कहीं से आके बिगड़ गई है तो फिर आप इनकलाबी बन जाते हैं कल दोबारा। तो या आप बदकिस्मती यही होती है ना कि कभी एक एक्सट्रीम तक वो चले जाते हैं और कभी दूसरे एक्सट्रीम तक चले जाते हैं। और फिर अगर आपने उस एक्सट्रीम पे जाना हो, ये दूसरों से क्यों, मसलन अगर आपने दरमियान में फिर डील करनी थी तो शायद खाकान अब्बासी को क्यों इतनी आजमाइशों से गुजारा, राना सनाउल्लाह को क्यों इतनी आजमाइशों से गुजारा, बाकी लोगों को क्यों गुजारा। तो न आपके डील का आपके वर्कर्स और पार्टी को इल्म होता है और न फिर जब आप एक्सट्रीम हद तक इनकलाबी बनते हैं। साफी साहब, आज नवाज शरीफ साहब का ट्वीट शायद आपने भी देख लिया हो, उनका ट्वीट जिसमें उन्होंने अपने पार्टी के लोगों को, जमात को मना किया है कि एजेंसियों के नुमाइंदों से अब कोई मुलाकात नहीं होगी, अब ये सिलसिला बंद होना चाहिए। फौजी क़यादत से अस्करी रहनुमाओं के साथ खुफिया मुलाकातें करने से रोक दिया। उन्होंने कहा जो मुलाकात होगी वो बताया जाएगा, कोई मुलाकात खुफिया नहीं होगी। तो इस सब के बाद आपको लग रहा है जो अब एक बयानिया अपना लिया है मियां नवाज शरीफ साहब ने, अब जो एपीसी का जो एजेंडा है, जो उनका सख्त बयानिया है, अब पूरी ऑपोजिशन उसके साथ चलेगी? देखिए, मुस्लिम लीग नून के यहाँ भी ये सोच है कि हमने ताबेदारी की आखिरी हद क्रॉस कर दी, लेकिन उसके बावजूद भी हमें माफ़ी नहीं मिल रही। अब यानी ये ठीक या गलत इसका मैं अभी इस वक्त जिक्र नहीं कर रहा हूँ, मैं मुस्लिम लीग नून के यहाँ सोच आपको बता रहा हूँ। सही। यही सोच मौलाना फजलुर रहमान के यहाँ भी है, ये कौम परस्त जमातों के यहाँ भी हैं, और ये सोच पीपल्स पार्टी के यहाँ भी हैं। मसलन पीपल्स पार्टी ये सोच रही है, आप इलेक्शन से पहले देखें कि कौन सा गेम था कि जिसमें जरदारी साहब हिस्सेदार नहीं बने। उन्होंने सेनेट के इंतखाबात में, फिर चेयरमैन सेनेट में, फिर इलेक्शन के बाद अगर जरदारी साहब उस वक्त कोऑपरेट ना करते तो ये सियासी बिसात इसी तरह नहीं बिछ सकती थी। तो उनके यहाँ भी ये फीलिंग्स है कि इस भरपूर ताबेदारी के बावजूद भी उनको माफ़ी नहीं मिल रही है। तो वो तो एक होता है कि आप अगर बिल्ली को भी एक कमरे में बंद कर ले और उसको फरार का कोई रास्ता ना दे तो मजबूर हो कि वो भी आप पे झपट पड़ता है। अलबत्ता चूंकि पीपल्स पार्टी की कमज़ोरी है सिंध हुकूमत और पीपल्स पार्टी की क़यादत की और भी निस्बतन कमज़ोरी ज़्यादा है, इसलिए पीपल्स पार्टी शायद उस एक्सट्रीम तक नहीं जाना चाहती जिस एक्सट्रीम तक मुस्लिम लीग नून अब जाने का इरादा जाहिर कर रही है। और मौलाना फजलुर रहमान साहब और उनके साथ जो छोटी जमातें हैं उनका तो पहले से यही मौक़िफ़ है कि हमें ताबेदारी की बजाय या मसलहत की बजाय एग्रेसिव पॉलिटिक्स करनी है। सीनियर सहाफ़ी तज्ज़ियाकार सलीम साफ़ी साहब मेरे साथ थे, बहुत शुक्रिया आपका। ब्रेक के बाद एक बार फिर से आपको खुशामदीद कहते हैं। नाज़रीन, बिलाशुबा लाहौर मोटरवे गैंगरेप के वाक़े ने पूरे मुल्क को हिला कर रखा है और अभी तक इस वाक़े पर आवाम और सिविल सोसाइटी में गम और गुस्सा पाया जाता है, क्योंकि मरकज़ी मुल्ज़िम आबिद
14 रोज़ गुजरने के बावजूद भी पुलिस की गिरफ्त में नहीं आ सका है। दूसरी तरफ मुल्क भर में आए रोज़ जो है ना रेप के केसेस अब रिपोर्ट हो रहे हैं। चंद रोज़ पहले गुजरांवाला में एक पुलिस एहलकार की नौजवान लड़की से मुबैना ज़्यादती इस बात का सबूत है कि रेप केसेस में कमी नहीं आ रही है। लिहाजा हुकूमत ने मुल्क में बढ़ते हुए रेप केसेस के मुजरिमों को कड़ी और इबरतनाक सजाएं देने का फैसला किया है। और मंगल के रोज़ वफाकी काबीना के इजलास में एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एक्ट 2020 का मुसवदा पेश किया गया, जिसमें गैंग रेप के मुजरिमों को सजाए मौत की सज़ा तजवीज़ की गई है। बिल के मुसवदे में गैंग रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने की तजवीज़ को शामिल नहीं किया गया। हालांकि वज़ीर आज़म गैंग रेप के मुजरिमों को सरेआम फांसी देने और इबरत का निशान बनाने के हामी रहे हैं। ताहम बिल के मुसवदे में वज़ीर आज़म की इमाम पर कैस्ट्रेशन की सज़ा के साथ 7 से 14 साल की कैद की सज़ा भी तजवीज़ की गई है। मुसवदे में जिनसी जराइम को नाकाबिल ज़मानत, नाकाबिल मसालहत और काबिल दस्तअंदाज़ी पुलिस करार देने की तजवीज़ भी नया शामिल की गई है। मुजवज़ा बिल की जो अहम खसूसियात हैं, इनमें रेप केसेस को निपटाने के लिए स्पेशल कोर्ट्स बनाने, 30 दिन में इन्वेस्टिगेशन को मुकम्मल करने, फिर सरकारी वकीलों की तैनाती, ख़वातीन प्रिजाइडिंग ऑफिसर्स की तकर्रुरी और रेप केस का ट्रायल 45 दिन में मुकम्मल करना शामिल है। इसके अलावा मुतासरा खातून और शख्स की शनाख्त को खुफिया रखने और केस की समाअत बंद कमरे में करने और गवाहान और मुतासरीन के बयानात वीडियो लिंक के ज़रिए रिकॉर्ड कराने जैसी तजावीज़ को भी शामिल किया गया है। मुजवज़ा बिल का मुसवदा काबीना की कानून साज कमेटी को भेज दिया गया है। मुसवदे के मुताबिक नेशनल कमीशन बराए स्टेटस ऑफ विमेन और रेप क्राइसिस सेल तश्कील देकर मुल्क में रेप केसेस की सूरत हाल की निगरानी की जाएगी और इन क्राइसिस सेल की क़यादत वफाकी, सूबाई और ज़िलाई सतह पर 18वें से 21वें ग्रेड की ख़वातीन पुलिस ऑफिसर्स जो हैं वो करेंगी, जिन्हें सिनफी हसासियत के मामलात के हवाले से खुसूसी उनको ट्रेन किया जाएगा, उन्हें ट्रेनिंग दी जाएगी। बिल के मुसवदे में मुतासरीन की इमदाद, कानूनी मुआवनत और नफ्सियाती बहाली जैसे इक़दाम की जो तजावीज़ भी हैं उनको भी शामिल किया गया। सवाल ये है कि जब रेप के मुतालिक पहले भी कवानीन मौजूद हैं और कवानीन का नफाज करवाने के लिए पुलिस भी मौजूद है, तो रेप के वाक़यात क्यों बढ़ते जा रहे हैं? क्या पहले से मौजूद कवानीन में कोई सुकम है? और ऐसे माशरे में जहाँ कानून के रखवाले ही मुबैना तौर पर रेप कर रहे हों, वहाँ एंटी रेप इन्वेस्टिगेशन एंड प्रोसिक्यूशन एक्ट 2020 आने के बाद फिर क्या फ़र्क पड़ेगा? फ़र्क पड़ेगा भी या नहीं पड़ेगा? इस पर मैं बात करूँगी। मुझे ज्वाइन किया है मारूफ कानूनदान, माहिर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब ने। अस्सलाम वालेकुम, बहुत बहुत शुक्रिया अली ज़फ़र साहब आपका। अली ज़फ़र साहब, आप रेप केसेस के बाद अब जो हुकूमत ने फ़ैसला किया है कवानीन लेके आने का, इस हवाले से मुसवदा भी वफाकी काबीना के इजलास में मंगल को पेश किया गया। इस पर बड़ी डिस्कशन हुई है कि कैस्ट्रेशन का जो तरीक़ाकार है इसको इस्तेमाल में लाया जाए, इसके हवाले से भी कानून साजी अब होगी। आप समझते हैं कि इसी किस्म की कानून साजी की ज़रूरत थी, इसी किस्म की कानून साजी होनी चाहिए, तो हमारे मुआशरे से ये जो सफाकियत है ये ख़त्म हो सकती है? जी देखें, ये तो बात दुरुस्त है कि सज़ा सख्त से सख्त होनी चाहिए। बहुत सारे ममालिक का अगर आप जायज़ा लें तो आप ये देखेंगी कि कुछ ममालिक में डेथ पेनल्टी है, कुछ में केमिकल कैस्ट्रेशन है, कुछ ममालिक में कैस्ट्रेशन भी है, फिज़िकल कैस्ट्रेशन। लेकिन मेरी नज़र में सिर्फ सज़ा ज़्यादा करना, उसको और मज़ीद बढ़ाना वो सफिशिएंट नहीं है। बिल्कुल बढ़नी चाहिए लेकिन वो इनफ नहीं है। उसके साथ साथ ज़रूरी ये है कि जो जुराइम पेशा लोग हैं उनको ये भी एक रियलाइजेशन होनी चाहिए, उनको ये समझना चाहिए, उनको ये पता होना चाहिए कि ये सज़ा उनके ऊपर लगेगी भी। क्योंकि मसला ये है कि हमारे जुडिशल सिस्टम जो जिस तरह पाकिस्तान का निज़ाम है इंसाफ का, कानून का, जुडिशल सिस्टम जिसको हम कहते हैं, उसमें आपको ये सज़ा मिलती ही नहीं है। होता ये है कि यहाँ तो जो जुराइम पेशा लोग हैं वो थ्रेट्स के ज़रिए, वो एक खौफ व हरासत फैला के या किसी और तरीके से पैसे दे के वो जो विक्टिम्स हैं, जो जिनके खिलाफ जुर्म हुआ है, उनके साथ समझौता कर लेते हैं और उसमें ये होता है कि फिर इवेंचुअली जो अदालत है वो उनको कहती है कि आप
को हम सजा नहीं दे सकते, वो बाहर आ जाते हैं और उनको ये फिर पता चल जाता है या उनको यकीन हो जाता है जुर्म करेंगे तो हम पकड़े नहीं जाएंगे। तो जरूरी ये है कि सजा को साथ इंक्रीज करते हुए, सजा को ज्यादा सख्त करते हुए आप ये भी ख्याल रखें और आप ये भी रिफॉर्म करें जुडिशल सिस्टम की कि सजा मिले। सही अली ज़फ़र साहब, बिल्कुल सही। लेकिन जो एक चीज़ सामने आ रही है वो ये नफ्सियाती लिहाज से, अगर आप किसी मुजरिम को कैस्ट्रेट करते हैं तो आप नहीं समझते कि वो नफ्सियाती तौर पर और ज़्यादा ख़तरनाक बन जाएगा और किसी और तरीके से रिवेंज लेने की कोशिश करेगा? आप एग्री करते हैं इस चीज़ से कि ये काफ़ी नहीं है, उसको संभालना और मुश्किल हो जाएगा, वो कोई ना कोई तरीका ढूंढेगा अपना रिवेंज लेने का? नहीं, मैंने जो रिसर्च की है इसके ऊपर, काफ़ी रिसर्च की है, बहुत सारे आर्टिकल्स पढ़े हैं, एक्सपर्ट्स की ओपिनियंस पढ़ी हैं। एक व्यू ज़रूर ये है जो आप फरमा रही हैं, लेकिन जो ज़्यादा मेजॉरिटी का व्यू है जिससे मैं भी इत्तेफाक करता हूँ वो ये है कि ये पनिशमेंट, ये सज़ा होनी चाहिए, क्योंकि इससे ये होता है कि एक खौफ सज़ा का बढ़ता है और सज़ा के साथ अगर खौफ भी हो और आपको ये भी पता हो कि सज़ा आपको मिलेगी तो उससे फिर अगर किसी को कंट्रोल करना है ये जुर्म को तो उससे फ़ायदा पहुंचता है। ये एक एविडेंस है हमारे पास, ये काफ़ी सा रिसर्च है। तो मेरी नज़र में उसको ज़रूरी है कि हम सज़ा को भी बढ़ाएं, लेकिन सबसे ज़रूरी चीज़ ये है कि उसको पता हो जुर्म करने वाले को कि मैं पकड़ा जाऊंगा। जो उसके साथ तीसरी चीज़ जो मैं ज़रूर पॉइंट आउट करना चाहूँगा आपके प्रोग्राम में भी, और यकीनी तौर पे आपको भी उसका इल्म है, वो ये है कि जो सोसाइटी का एक पुलिस का भी और सोसाइटी का भी जो एक माइंडसेट है रेप विक्टिम्स या सेक्सुअल ऑफेंसेस के बारे में, उसको भी तब्दील करने की ज़रूरत है। और वो ये है कि जो हमारा एक ख्याल होता है कि हम रिपोर्ट ही ना करें ये क्राइम को, क्योंकि माशरे में समझा जाता है कि वो विक्टिम जो है उसने कोई क्राइम किया है। सही, लेकिन ये तो हमें वाज़ेह एक चीज़ नज़र आई ना, जब CCPO उमर शेख के रवैये में हमें ये चीज़ नज़र आई, जब वो विक्टिम को मौजूदा इल्ज़ाम ठहरा रही थी, तो प्रैक्टिकली नज़र आया हमें। और इसीलिए मेरे ख्याल के मुताबिक ये भी बहुत जितना ज़रूरी है कि आप सज़ा को इंक्रीज़ करें, उसको बढ़ाएं, जितना ज़रूरी है कि आप सज़ा यकीनी बनाएं कि वो सज़ा मिलेगी, उसके साथ साथ ये माइंडसेट भी तब्दील करने का। अली ज़फ़र साहब, इसका मतलब ये हुआ कि जो ज़ैनब अलर्ट बिल आया, हमने देखा उस मुजरिम को फांसी भी हुई, सज़ा हुई, लेकिन उसके बाद भी ये वाक़यात नहीं रुके। अब एक वाक़या हो जाता है, इसके बाद हम नए क़वानीन की तरफ चल पड़े। तो आपकी बातों का लुबे लुबाब ये है, जो मैं अगर सही समझ पाई हूँ, कि जो पहले से क़वानीन मौजूद है अगर आप उन्हीं पर अमल दरामद कर लें तो नई कानून साजी की ज़रूरत नहीं है। मसला यहाँ पर ये नहीं है कि कानून नहीं है, क़वानीन है, इम्प्लीमेंटेशन नहीं है। जी बिल्कुल, इम्प्लीमेंटेशन ये 90% अगर उसको मैथमेटिकल कन्वर्जन करें तो 90% ये इम्प्लीमेंटेशन का इशू है। और आपको ये एक और बात बताऊं कि जब हम एग्जांपल्स की बात करते हैं कि एक इंसिडेंट हो गया, जिस तरह ये खौफनाक वाक़या ज़ैनब का हुआ, अभी जो मोटरवे का इंसिडेंट हुआ, तो जब मीडिया हाइप कर लेता है उस पर शायद पकड़े भी जाते हैं सारे, सज़ा भी हो जाएगी, लेकिन ये इनफ नहीं है, ये सफिशिएंट नहीं है। जरूरी ये है कि जो मीडिया में ना भी आए इशू, जो मीडिया में केस ना भी जिसको आप मीडिया उछाले या मीडिया में एक्सपोजर हो उसका, उस केस में भी सज़ा हो, उस केस में भी उसी तरह एंड हो, और उस केस में भी अदालत भी सज़ा दे सके, ये जरूरी है। मतलब है कि जितने मर्जी क़वानीन बना ले कुछ होगा नहीं। बहुत सारे ममालिक में आपने भी तफरीक की होगी, आप फिरी होंगे, मैंने भी काफ़ी जगहों पे गया हूँ। आप बहुत सारे ममालिक में देखते हैं कि आप रात को 1 बजे 2 बजे 3 बजे भी आप फिरते रहें, बिल्कुल बिल्कुल ऐसे, कोई खदशा नहीं होता। बिल्कुल ऐसे की वजह ये है कि जो पता है जुर्म करने वाले को कि अगर उसने कोई जुर्म किया पकड़ा जाएगा, उसको सजा मिलेगी और जल्दी मिलेगी। जब हमारा प्रॉब्लम ये हम सॉल्व कर लेंगे सेकंड स्टेज का, फिर वो सजा चाहे छोटी हो या बड़ी हो,
वो उसका नतीजा आपको नजर आएगा। बिल्कुल सही। माहिर कानूनदान बैरिस्टर अली ज़फ़र साहब हमारे साथ थे, बहुत बहुत शुक्रिया आपका। नाज़रीन, हमारे आज के प्रोग्राम का एडिटोरियल बड़ा यहाँ मसला वो ये कि कराची में जो बिजली का बहरान है ये संगीन हो चुका है। बढ़ती हुई बदतरीन लोड शेडिंग ने कराची के आवाम का जीना दोभर कर दिया है और कमी की बजाय आए रोज़ लोड शेडिंग में इजाफा हो रहा है, जबकि हुक्मरान जो हैं सिर्फ एक दूसरे पर इल्ज़ाम तराशी करते हैं। कराची के मुख्तलिफ इलाकों में 10 से 15 घंटों तक की बदतरीन लोड शेडिंग की जा रही है। किसी भी इलाके को लोड शेडिंग से इस्तिस्ना हासिल नहीं है। नॉर्थ कराची, न्यू कराची, कोरंगी, लांढी, सरजानी टाउन, लियाकताबाद, किमाड़ी, गुलशन मेमार, एहसनाबाद, महमूदाबाद, मंजूर कॉलोनी के इलाकों में 15 घंटों तक रोज़ बिजली बंद की जा रही है, जबकि लोड शेडिंग से मुस्तस्ना इलाके जिनमें गुलशन इकबाल, नाजिमाबाद, सदर, फेडरल बी एरिया, ओल्ड सिटी एरिया शामिल इन इलाकों में 4 से 8 घंटों की लोड शेडिंग की जा रही है। लोड शेडिंग के सताए आवाम से ओवर बिलिंग भी की जा रही है। लोड शेडिंग की वजह से आवाम के मामूलात ज़िंदगी जो हैं ज़ाहिर ये बुरे तरीके से मुतासर हो रहे हैं। मुख्तलिफ इलाकों में तो पानी का बहरान भी सर उठाने लगा है। सनती यूनिट्स को भी बिजली की फराहमी मुतासर हो रही है, जिससे यकीनी तौर पर मुल्की मईशत पर मनफी असरात मुरतब होंगे। लेकिन के इलेक्ट्रिक को इस सुई सर्दन लोड शेडिंग का मलबा जो है ये एक दूसरे पर डाल रहे हैं। के इलेक्ट्रिक को इस वक्त 600 मेगावाट बिजली की कमी का सामना है और के इलेक्ट्रिक का ये दावा है कि बिजली की बंदिश की जो जिम्मेदार है ये सुई सदर्न कंपनी है, जो कि गैस का पूरा प्रेशर ही फराहम नहीं कर रही है। जबकि सुई सदर्न का ये मौक़िफ़ है कि के इलेक्ट्रिक पहले गैस की मिकदार में कमी का दावा कर रही थी, जब इससे मुतालिक हमने हक़ाइक़ बताए तो अब प्रेशर में कमी की बातें शुरू कर दी है। मतलब ये ना तो कोई जिम्मेदारी लेने को तैयार है और ना ही कोई मसला हल करने को तैयार है। यही अलमिया है वहाँ का। अब कराची में लोड शेडिंग नहीं तो कोई पहली बार तो वहाँ लोड शेडिंग नहीं हो रही है, ये मसले ने पहली बार तो सर उठाया नहीं है। अदालत उज़्मा भी इस पर नोटिस ले चुकी है। गुज़श्ता महीने चीफ जस्टिस ने भी कराची रजिस्ट्री में ही लोड शेडिंग, ओवर बिलिंग और करंट लगने से लोगों की जो हलाकतें हुई थी इस मामले पर समाअत की थी और के इलेक्ट्रिक पर सख्त बरहमी का इजहार किया था। चीफ जस्टिस ने ये रिमार्क्स भी दिए थे कि के इलेक्ट्रिक की इजारादारी है जिसका खमियाजा जो है ये कराची वाले भुगत रहे हैं। हमारी हुकूमत का हाल देखें, ऐसी कंपनी को कराची दिया हुआ है जो डिफ़ॉल्टर कंपनी है, इसका मालिक जेल में बंद है। चीफ जस्टिस ने यह भी कहा था कि कराची में 1 मिनट की भी लोड शेडिंग नहीं होनी चाहिए, लेकिन इसके बावजूद कराची में आज बदतरीन लोड शेडिंग जारी है। वज़ीर आज़म भी के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नोटिस ले चुके हैं, जबकि वज़ीर आज़म की हिदायत पर असद उमर और गवर्नर सिंध ने के इलेक्ट्रिक के हुकाम से भी मुलाकातें की थी और सिर्फ गैर एलानिया लोड शेडिंग ख़त्म होने का ऐलान किया था, लेकिन ये भी मुमकिन नहीं हो सका। कराची के अंदर जो गैर मामूली लोड शेडिंग हो रही है और जो शेड्यूल्ड लोड शेडिंग के अलावा अनशेड्यूल्ड गैर एलानिया लोड शेडिंग हो रही है, कल से कराची में कोई भी गैर एलानिया लोड शेडिंग नहीं होगी। और चेयरमैन नेपरा आज भी हमारे साथ मीटिंग में मौजूद थे और उन्होंने कहा है कि वो फैसला कि किसकी गलती से ये लोड शेडिंग में इजाफा हुआ वो नेपरा अलग से एक फैसला देगा। वो दिन और आज का दिन तहरीक इंसाफ हुकूमत के दीगर दावों की तरह ये दावा भी हवा हो गया। जबकि इसी हफ्ते नेपरा ने के इलेक्ट्रिक के खिलाफ अवामी कचहरी लगाई तो अवाम की जानिब से शदीद एहतजाज किया गया और के इलेक्ट्रिक के खिलाफ नारे लगाए गए। अवाम की जानिब से मुतालबा किया गया कि के इलेक्ट्रिक से मुआहदा ही ख़त्म कर दिया जाए और नई बिजली की कंपनी जो है वो बनाई जाए, किसी और कंपनी से मुआहदा किया जाए। जिसके बाद माहौल में बदनज़मी पैदा हुई और नेपरा ने ऐलान किया कि के इलेक्ट्रिक के हवाले से कराची में अवामी समाअत मुकम्मल हो गई है, अब मज़ीद समाअत नहीं होगी। तमाम स्टेक होल्डर्स को सुन लिया गया है और फैसला भी जारी किया जाएगा, ये कहा गया था। लेकिन लगता वैसे है कि नेपरा भी कराची के आवाम को रिलीफ देने में शायद नाकाम हो जाएगा, क्योंकि के इलेक्ट्रिक का हुकूमत के साथ 2023 तक मुआहदा है और अगर 2023 से पहले मुआहदा ख़त्म किया गया तो के इलेक्ट्रिक की जानिब से आलमी अदालत इंसाफ पाकिस्तान के खिलाफ केस भी दायर हो सकता है। जबकि मौजूदा सूरत हाल में के इलेक्ट्रिक कभी भी लोड शेडिंग पर काबू नहीं पा सकता है, क्योंकि वफाकी वज़ीर तवानाई उमर अयूब साहब ये इंकशाफ कर चुके हैं कि हम के इलेक्ट्रिक को इजाफी बिजली फराहम करने को तैयार हैं, लेकिन के इलेक्ट्रिक के पास ज़ायद बिजली वसूल करने का सिस्टम भी मौजूद नहीं है, जिसकी वजह से अगले 2 साल भी लोड शेडिंग खत्म नहीं हो सकती। जो हकायक आपके सामने मैं रखना चाहता हूं, 100 मेगावाट हमने नेशनल ग्रिड से उनको दिया है। मसला ये आ रहा है जनाब चेयरमैन के इलेक्ट्रिक ने अपने कॉमन डिलीवरी पॉइंट पे उन्होंने वो सिस्टम नहीं बनाए, ग्रिड स्टेशन नहीं बनाए कि वो बिजली ले सकें। अभी अब हमने उनको फोर्स किया, वो बनाएंगे और ये 2022 तक उनकी ये स्टेशन बनेंगे, ग्रिड स्टेशन। अब जब हुकूमती वज़रा ही, वज़ीर ही ये बयान दे रहे हों
तो फिर कोई कैसे कराची के अवाम को रिलीफ दिलवा सकता है? कराची के अवाम के पास सिर्फ सब्र का एक ऑप्शन है, लेकिन इससे पहले कि अवाम के सब्र का पैमाना भी लबरेज हो जाए, वफाकी, सूबाई और शहरी इंतज़ामिया को यकीनन इस मसले का कोई मुस्तकिल हल निकालना होगा। नाज़रीन, ये था हमारा आज का प्रोग्राम के लिए आप हमें फ़ीडबैक ज़रूर दीजिएगा। मुझे इजाज़त दीजिएगा, अपना ख्याल रखिए, अल्लाह हाफ़िज़।